फिजिकल प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हमने देखना है और उनमें से पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है एटॉमिक साइज। एटम का साइज उसके रेडियस के लिहाज से मालूम किया जाता है। सो हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि एटम स्फेरिकल शेप का है। किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास ये एटम है तो हमने देखना है कि इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ये जो टोटल एवरेज डिस्टेंस है इसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। तो इस लिहाज से टेबल में अगर हम ट्रेंड देखें, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, तो दो चीजें हैं हमारे पास टेबल में, ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स की बात करते हुए तीन चार बातें हमने जहन में रखनी है। तीन बातें जो ग्रुप में चेंज होती हैं। क्या? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, दूसरी बात नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरी चीज शील्डिंग इफेक्ट। मसलन हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह ये एलिमेंट्स। हम देखना चाह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11, 19, 37 और 55 इनके एटॉमिक नंबर। अब लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली छोटा है। लेकिन सोडियम की बात करें तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में 1। इसी तरह पोटाशियम के अगर हम बनाएंगे तो पहले शेल में, दूसरा शेल, तीसरा और फिर चौथा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये चीजें देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है? आप यहां पे गौर कीजिएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम कहते हैं इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितना है? 2 इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनकी वजह से रिपल्शन होगी। अब यहां पे देखें तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इन बिटवीन 2 शेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन सोडियम में रिपल्शन ज्यादा है लिथियम के मुकाबले में। तो हम कहेंगे कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट लिथियम से ज्यादा है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इन तीन चीजों के इंक्रीज करने से ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ये इंक्रीज कर जाता है। यहां तक समझ आ गया? आगे हम देखते हैं दूसरी चीज जो है वो पीरियड में इसका ट्रेंड क्या होगा। पीरियड पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स लेफ्ट से राइट को वर्ड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। मैं एक पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं लेफ्ट से राइट को। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहां पे हमने देखना है कि नंबर ऑफ शेल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स, और दूसरी चीज शील्डिंग इफेक्ट।
याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ शेल्स चेंज ना हो तो शेडिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होता। लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो शेडिंग इफेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कार्बन को चेक कर लें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन तो अब भी 2 है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना। फ्लोरीन की बात करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेल्स सेम है, 2 2 और 2, इसी तरह इन सब में 2 2 होंगे। सो नंबर ऑफ शेल्स नॉट इंक्रीजिंग, चेंज नहीं हो रहा। शेडिंग इफेक्ट सेम, तो फिर क्या है, हम यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। इस वजह से लेफ्ट से राइट पीरियड्स में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल में। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। एटम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर ऐसा ना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस रह जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इस केस में क्या होगा, इसे हम कहेंगे कैटायन, पॉजिटिव आयन। और अगर ये हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसे हम कहेंगे एनायन, यानी कि नेगेटिव आयन। तीनों कंडीशन फिर देखें कि एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद इक्वल। अगर इलेक्ट्रॉन कम रह गए, मतलब निकल गए, और प्रोटॉन जितने थे न्यूक्लियस के अंदर वो उतने ही है, सो पॉजिटिव आयन या कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई, मतलब कहीं से ऐड हो गए एटम के अंदर, तो प्रोटॉन थोड़े रह गए, अब हम कहेंगे नेगेटिव आयन। इन्हीं दो आयन के लिहाज से हम दो किस्म के रेडियस को और डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहेंगे आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियल। आयनिक रेडियस 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव आयन का रेडियस और दूसरा नेगेटिव आयन का रेडियस। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव। रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इस पर अपना तवज्जो करनी है कि एटम के लिहाज से कंपेयर करें। मसलन हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका साइज है 157 पिकोमीटर। लेकिन अगर हमने इसको आयन बना दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, अब इसका साइज रह गया 95 पिकोमीटर। तो क्या बात समझ में कि पॉजिटिव आयन का रेडियस अपने एटम से जिससे बनता है उससे छोटा हो जाता है। अगर हमारे पास फ्लोरीन का एटम है
तो इसका रेडियस है 72 पिकोमीटर। और अगर फ्लोराइड आयन है तो इसका रेडियस 136 पिकोमीटर। यहां से क्या पता चला कि फ्लोरीन आयन का साइज या रेडियस अपने एटम से इंक्रीज कर जाता है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या आप ये बताएं कि पॉजिटिव आयन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से स्मॉल क्यों हो जाता है और नेगेटिव आयन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से इंक्रीज क्यों कर जाता है, लार्जर क्यों हो जाता है। इन दोनों बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव आयन जब बनेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कौन सा? ये तीसरे शेल का 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बात समझ आई? रीजंस। नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स may डिक्रीज, जिस वजह से इसका रेडियस छोटा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर दफा डिक्रीज हो। बाद दफा जैसे मैग्नीशियम का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकलने के बाद शेल तो 3 ही रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मे डिक्रीज। सोडियम के केस में तो 2 एक कम हो गया शेल। मैग्नीशियम में से पहला निकलेगा तो कम नहीं होगा, दूसरा निकलेगा अब एक शेल कम हो जाएगा। दूसरी रीजन ये हर किसी में होगी, वो क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों हुआ? पॉजिटिव आयन बना है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस वजह से प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में जितनी थी वो तो उतनी ही है। यानी प्रोटॉन है सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10। एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, ये पॉजिटिव आयन बना। सो इसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाएगी। तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है, सोडियम आयन का न्यूक्लियस, वो सोडियम एटम के मुकाबले में ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है ये क्लोज आ जाएंगे, इस वजह से उसका रेडियस डिक्रीज कर जाता है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखी कि दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव आयन का रेडियस अपने एटम से छोटा क्यों हो जाता है, फ्लोरीन और फ्लोराइड। आप यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो 2 ही है, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 है। सो नंबर ऑफ शेल्स ये तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे। तो फिर रीजन क्या है, क्यों बड़ा हो गया इसका साइज, 72 से 136 पे क्यों चला गया? इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये अब लेस हैं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही जितने थे, 9 प्रोटॉन्स इन केस ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसमें 10 है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर हुआ जिसकी वजह से नेगेटिव आयन बना। अब ये न्यूक्लियस जो है 10 प्रोटॉन को सही तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन हो रही है। उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूर चले जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या श्रिंक करने के बजाय एक्सटेंड कर देगा, फैल जाएगा। उस फैलाव की वजह से इसका रेडियस इंक्रीज कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आयन का रेडियस अपने एटम से हमेशा छोटा होगा और नेगेटिव आयन का रेडियस अपने उस एटम से जिससे बना होता है उससे हमेशा बढ़ जाएगा। अगली बात हम इसमें देखते हैं कि ट्रेंड क्या होगा इसका पीरियोडिक टेबल में।
ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। दो चीजें, ग्रुप्स और पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स। इसका ट्रेंड सेम होगा जैसे एटॉमिक रेडियस का था। यानी क्या है कि अगर पॉजिटिव आयन है तो उसका रेडियस, जैसे लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, तो लिथियम एटम का जैसे रेडियस क्या कर रहा था, ये स्मॉल, उससे लार्ज, उससे लार्ज, 3 एटॉमिक नंबर 11, 19, इसमें क्या होगा 2, 10 और 18। तो सेम ट्रेंड होगा डाउन द ग्रुप। अगर चार्ज की वैल्यू सेम रहे तो इंक्रीज ही करेगा, ये भी इंक्रीज कर रहा था। लेफ्ट से राइट क्या करता था, डिक्रीज करता था। सो पॉजिटिव आयन का रेडियस भी लेफ्ट से राइट को डिक्रीज ही करेगा। लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि हर आयन का साइज अपने एटम से छोटा होगा लेकिन ट्रेंड सेम रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव आयन का अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे फ्लोरीन के मुकाबले में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अगर हम इनकी बात करें तो फ्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन, जिस तरह इसका ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन हर नेगेटिव आयन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। नेगेटिव आयन का रेडियस पेरेंट एटम से ज्यादा, नेगेटिव आयन का रेडियस पेरेंट एटम से ज्यादा, लेकिन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करेगा, लेफ्ट से राइट डिक्रीज ही करेगा। ट्रेंड बिल्कुल वैसे है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अरशद, केमिस्ट्री लेक्चरर। सो एक और टॉपिक हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम को हमने पॉजिटिव आयन में चेंज करना हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी की वो कम से कम अमाउंट जो किसी गैशियस, आइसोलेटेड और ग्राउंड स्टेट एटम में से, उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें चाहिए, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है सोडियम में से, और सोडियम का एटम Na पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 में से फिर एक और निकाल दें तो 10 रह गए। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, और उस Mg पॉजिटिव में से जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। अगर हम तीसरा भी निकालना चाहें मैग्नीशियम में से, अगर निकालना चाहें तो 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो कम थी, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। तो यहाँ से 2-3 बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी के 3 टाइप्स: फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। वजह क्या है? जब कोई एटम है ना, और जब हम उसको पॉजिटिव आयन में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा हो जाता है, साइज डिक्रीज करता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन थोड़े रह गए हैं, प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने वो थे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर तीसरा रिमूव करें
तो साइज तो और कम हो गया है। तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के इन्वर्सली रिलेटेड है आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे डाउन द ग्रुप होता है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर ये बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्स चलेगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके बाद जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो आपस में रिपल्शन है, रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्या मतलब इस बात का? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स है, और वो जो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निचले वाले शेल के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है? एस में से, पी में से, डी में से, एफ में से। इस पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें दो बातों का और भी पता चलता है। एक तो मेटेलिक कैरेक्टर का अंदाजा होता है। कैसे पता चलेगा? जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है वो अच्छा मेटल होगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो ये मेटल नहीं होगा, ये नॉन मेटल होगा। तो इस तरीके से आइडिया हमें मिलता है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। दूसरा, ये हमें आइडिया देता है वैलेंसी के बारे में। मसलन हम चेक करना चाहते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा, निकल गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के देखा, वो भी निकल गया। को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहा हमने मैग्नीशियम में से, तो एनर्जी की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थाउजेंड्स में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 1451 के लिहाज से देखें तो ये 7730 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, दूसरा भी निकल जाता है, तीसरा भी निकल जाता है। चौथे इलेक्ट्रॉन पे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, निकल जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो गैप आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी 1 ही है। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से हमें वैलेंसी के बारे में भी आइडिया मिलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ग्रुप्स में ये तीन चीजें चेंज होती हैं: एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट। ये तीनों चीजें जब हम टॉप से बॉटम को आते हैं तो ये इंक्रीज करती हैं। इनके इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज के आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। सो एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट जो है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, कुछ वैल्यूज के साथ। ये पहले
ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की है 520 किलो जूल पर मोल इनका यूनिट है। सोडियम की 496, पोटाशियम की 419, रुबिडियम 403, सीजियम 376। अब ये वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। रीजंस क्या है? एटॉमिक साइज का डाउन द ग्रुप बढ़ जाना, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो ग्रुप्स में टॉप से बॉटम को आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करेगी। पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी ये इंक्रीज करती है along the period because number of shells increase कर नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट ये सेम रहता है, इनमें कोई चेंज नहीं आती। फिर along the period लेफ्ट से राइट को आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती है। दो फैक्टर तो सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल्स विद इन द पीरियड चेंज नहीं होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होता। तो तीसरा फैक्टर बच जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट को अलोंग द पीरियड बढ़ता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब जो राइट साइड पे नोबल गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा। और लेफ्ट साइड पे अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम है विद इन द सेम पीरियड। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो अल्कली मेटल्स हैं, राइट साइड पे नोबल गैस। तो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम और नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखें कि किस एलिमेंट की सबसे कम है तो वो सीजियम है, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वो हीलियम की है। सीजियम की सबसे कम और हीलियम की सबसे ज्यादा। अलोंग द पीरियड, इस ग्राफ को जरा एक दफा डिटेल से देख लेते हैं, फिर हमें उसके ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम यह पहला पीरियड है। दूसरा पीरियड लिथियम से शुरू होकर नियॉन पे एंड होता है। इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 10 है, तो 3 से 10 तक ये 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है और सबसे ज्यादा नियॉन की है। अब देखें लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड क्या है? इंक्रीज कर रही है वैल्यू, यूं दो जगह पे वेरिएशन आ रही है। लिथियम के बाद बेरिलियम की ज्यादा, बोरोन की कम है। ये फर्स्ट ए का मेंबर है, ये सेकंड ए का है, और ये थर्ड ए का। तो यहां पे क्या पता चला कि सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है थर्ड ए से। एक तो ये वेरिएशन आ गई। फिर उसके बाद यहां पे देखें नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का है, तो फिफ्थ ए वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है 6 ए वालों से। ये दो जगह पे वेरिएशन है ग्राफ में। यहां पे देख लें सोडियम से तीसरा पीरियड शुरू हो जाता है, आर्गन पे खत्म हो जाता है। तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम तीसरे का, फिर वही बात है, सेकंड ए की वैल्यू थर्ड ए से ज्यादा है। फिर फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, सल्फर 6ठे का, तो अगेन वही कंडीशन कि 5वें की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 6ठे से ज्यादा है। दो जगह पे वेरिएशन आ गए। ये वेरिएशंस क्यों है? इसमें अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या सबशेल्स होंगे और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज्यादा होती हैं क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स इनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन दोनों बातों का यानी ये वेरिएशन क्यों है, इसका आंसर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख लेते हैं कैसे इसका जवाब है।
तो ये बात जो मैं अभी आपको कह रहा था कि हाफ फील्ड और completely filled subshells are more stable and have high ionization energies. तो अब हम इस ग्राफ में से देखें ये जो वेरिएशन आई हैं उनकी रीजन क्या है। सेकंड ए की वैल्यू थर्ड ए से ज्यादा है और फिफ्थ ए की सिक्स ए से ज्यादा है, दो जगह पे वेरिएशन है। इसको जरा देखें, हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं लिथियम से लेके नियोन तक। लिथियम का 3 तो 1s में 2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में जाके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s सबशेल क्या हो गया, फिल हो गया। सो इसकी अब यहां पे p जो है ये ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, तो सेकंड a की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इसलिए थर्ड a से ज्यादा हो गई, सेकंड की थर्ड से ज्यादा। फिर p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में जाकर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 में से 3 आए हुए हैं, ये p सबशेल जो है हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई, यानी 5वें ए की 6ठे ए से ज्यादा हो गई। उसके बाद 8वें पे 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे फिर वो कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा। अगर कोई सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, हाफ फिल्ड हो जाएगा तो उसकी बाकियों से आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे यहां पे फर्क आया है। सेम अगर आप इस पीरियड के मेंबर्स को लिखें यहां से यहां तक, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करें। मैग्नीशियम में, सोडियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नीशियम में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम इसका एस सबशेल कंप्लीट हो गया, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू एल्यूमिनियम से बढ़ गई। फिर आगे पी में 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 3, यहां पे हाफ फील्ड हो गया, तो फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सल्फर से ज्यादा हो गई। क्यों, हाफ फील्ड। फिर वही बात कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है। फिर क्लोरीन पे आए 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 यहां पे आए आर्गन पे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी सबशेल कंप्लीटली फिल हो गया, अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रेंड है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में, जो हमने यहाँ पे डिटेल के साथ देखा है। तो ये सारा कुछ टॉपिक था आज हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्ज कर लें हमारे पास फ्लोरीन का एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये फ्लोराइड आयन में चेंज हो गया, तो -337 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में 337 है। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी हमें मिल रही है। हुआ क्या है, फ्लोरीन का एटम है और नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। ऐसे इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, आइसोलेटेड एटम हो, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो एटम चेंज हो जाए नेगेटिव आयन में। तो जितनी एनर्जी इस दौरान हमें मिलेगी या रिक्वायर्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज, और
number of vacancies in outermost shell। किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वैकेंसीज कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वेरियस शेल। अगर वैकेंसीज 1 होंगी या 2 होंगी तो फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हुआ करती है उन एटम्स की। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 या 2 हो तो उनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी। एटॉमिक साइज के इन्वर्स चलेगी। एटॉमिक साइज के अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मसलन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चेंज हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में। इस दौरान हमें एनर्जी -141 किलो जूल पर मोल ये मिली, नेगेटिव में है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन और एंटर हुआ, ये चेंज हो गया 2 नेगेटिव में। अब हमें 780 प्लस में ये एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में, नेगेटिव में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और ये वैल्यू पॉजिटिव में, पॉजिटिव मीन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर देखें, एग्जांपल आपने ये कोड करनी है। मसलन 1 इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा ऑक्सीजन के एटम में तो ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज इजीली एंटर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस रिपेलिटेबल। इस नेगेटिव की नेगेटिव के साथ रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलेगी नहीं बल्कि प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव में होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी हमें मिलेगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू या कोई भी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज वो पॉजिटिव में होंगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। पहले ग्रुप्स में देखते हैं, ग्रुप्स तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कोई भी यहाँ पे ग्रुप कंसिडर कर लें तो डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम की तरफ EA values decreases, सो जो भी टॉप वाला एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन साइज के, क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ये क्या करेगी, डिक्रीज, ऑपोजिट चलेगी। और पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स किधर हुआ करते हैं, लेफ्ट से राइट को विद इन द सेम पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट्स उनकी बहुत कम है, और फर्स्ट ए के बाद इनकी
लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, और फिर 7th एक एलिमेंट्स हैं ये आ जाता है राइट साइड पे, तो इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हो जाती है। सो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड, इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये इसका ट्रेंड है, बड़ा सिंपल सा पीरियोडिक टेबल में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कुछ फीचर्स देखने हैं आपने कि ऐसे एलिमेंट्स जो लूज करें इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हो, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लेस हो, कंडक्टर्स हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये फीचर्स अगर एलिमेंट्स में पूरे हों, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएं, अगर ये फीचर्स होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स का नाम देंगे। इसके ऑपोजिट कर लें, गेन करें इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हाई हो, बैड कंडक्टर्स हो या इंसुलेटर्स हो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर्स हो, करंट आसानी से ना गुजरे, हीट आसानी से ना गुजरे, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएं। अगर ये फीचर्स पूरे होते होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स का नाम देंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ ये मेटल है या क्या है, ये नॉन मेटल। मैंने इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, इससे बना Na2O सोडियम का ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर इसमें ऐड किया, तो ये चेंज हो गया NaOH में। NaOH क्या है, बेस है। कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक। इट मीन्स कि सोडियम जो था ये हमारे पास मेटल था। ऐसे किसी और को भी चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, उसको चेक कर लें, कैल्शियम को चेक कर लें। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, उससे बना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या करना है, वाटर में मिक्स कर देना। मिक्स करेंगे तो इससे बनेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस, सो कैल्शियम भी मेटल ही होगा। इस तरह हम चेक करना चाहते हैं किसी एक और एलिमेंट को। हमारे पास है सल्फर, उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, SO2 भी बनता है, इससे SO3 भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। इसको लेके वाटर में मिक्स कर दिए, इसमें मिक्स करेंगे तो H2SO4 बना। ये क्या है, एसिड, सो ऑक्साइड। ये एलिमेंट क्या हो, नॉन मेटल। किसी और को भी चेक कर सकते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में मिक्स किया, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बन नॉन मेटल। इसका भी अगर हम ट्रेंड देखें, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में दो चीजें, एक ग्रुप्स और पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में
तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। और अगर पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस along the period, decreases along the period। पीरियड के तरह लेफ्ट से राइट को। हमें अंदाजा हुआ कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हो गए और राइट साइड पे नॉन मेटल्स, बिकॉज लेफ्ट से राइट को मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। जो ट्रेंड मेटेलिक करेक्टर का है उसके बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड नॉन मेटेलिक करेक्टर का। जब मैं कह रहा हूं कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इट मींस कि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा, उसके अपोजिट चलेगा बिल्कुल। टेबल में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम अभी देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में इनकी तादाद 84, नॉन मेटल्स इनकी तादाद 18, मेटलाइट्स ये 7। अगर हम स्टेट के लिहाज से देखें, स्टेट फिजिकल स्टेट होती है, तो 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे, गैस, लिक्विड्स या सॉलिड्स। लिक्विड सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स लिक्विड? मरकरी और ब्रोमीन, 2 लिक्विड्स। गैसेस जो है ये 11 है। कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। बाकी 96 ये सॉलिड्स। अगर हम ब्लॉक्स के लिहाज से देखें तो ब्लॉक्स इस लिहाज से तो मेटल्स ये किस में होंगे? एस ब्लॉक में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन 2 का एस ब्लॉक है, लेकिन ये मेटल्स नहीं है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के मेंबर्स एलिमेंट्स मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स ये कहां पे? पी ब्लॉक। और मेटलाइट्स ये भी पी ब्लॉक में। मेटलाइट्स की तादाद जो 7 है वो कौन कौन से हैं? ये मेटलाइट्स 7 एलिमेंट्स ये भी देख लेते हैं।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टाटिन। 3 6 तो ये एलिमेंट्स मेटलाइट्स। ये डिवीजन थी पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक और नॉन मेटालिक। करेक्टर को भी देखा हमने, और फिर एलिमेंट्स को टोटल भी देखा किस तरीके से कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले ये देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करती हो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के, या आप कह सकते हैं इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर देखें इन दोनों चीज़ों में, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है कि किसी चीज़ को कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए, या और कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी लिक्विड स्टेट, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड्स का हुआ करता है, ये वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर्स या गैस इसमें चेंज हो जाए। तो दो स्टेट्स की चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। अब हम टेबल में इनको दोनों लिहाज से अगर देखें, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने इनका ट्रेंड डिस्कस करना है, तो ग्रुप्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट है कि जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही। फिर सोडियम, तो लिथियम का ज्यादा हुआ, सोडियम का कम हुआ। फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स decreases down the group, decreases down the group from top to bottom। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज ये इंक्रीज करता है, तो फोर्सेस, जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ये वीक हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज कर जाता है, जैसा कि यहां पे देखा जा सकता है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। देन जो सीक्वेंस बाहर लग रहा होता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम की पोजीशन यहां पे नहीं आती। इसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम का है, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, और देन मैग्नीशियम का। ये यहां की वजह, यहां गलत है, यहां ठीक है। अब ऐसा क्यों हो गया? इसमें तो ट्रेंड बिल्कुल सीक्वेंस के साथ था, यहां पे थोड़ी सी चेंज आ रही है, और सिर्फ किसकी वजह से? एक एलिमेंट मैग्नीशियम, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो इसकी रीजन क्या है? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये मैग्नीशियम हैज लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाता है। बाकी एलिमेंट्स में सीक्वेंस वही रहता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ग्राफ बनाया जाए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो वो कैसा बनेगा? सेकंड ग्रुप का, सेकंड ए वालों का ग्रुप एलिमेंट्स का, तो इसका ग्राफ बनता है मसलन बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का यूँ सबसे कम हो जाता है, फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह उनका यूँ चलता है। ये अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का, तो रेडियम से भी कम होगा। उसके रीजन जो मैंने आपको बताई है कि लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम एटम का, मैग्नीशियम मेटल का कह रहे हैं।
इसी तरह ग्रुप्स को अगर हम डिस्कस करें तो ग्रुप नंबर 7 ए, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। ग्रुप 8 में भी ऐसी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, हीलियम, ये ग्रुप 8 ए के एलिमेंट्स, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन एस्ट्रेटिन सॉलिड्स। तो गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा, सॉलिड का उससे ज्यादा। तो यहां पे ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है 7th ए में और 8th ए में, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगेन इसके रीजन क्या है, 7th ए में और 8th ए में जो फोर्सेस हैं वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बाकी फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती हैं, लेकिन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती हैं। यही फोर्सेस यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनमें भी ऐसा ही है। सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है, फिर नियॉन का उससे ज्यादा है, रेडॉन का नोबल गैसेस में इनमें सबसे ज्यादा रेडॉन का, क्योंकि जब लंदन फोर्सेस बढ़ी, साइज बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी ये बढ़ी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड चेंज चेक कर लेते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट को। मैंने यहाँ पे कुछ पीरियड्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम को चेक कर रहे हैं तो पीरियड नंबर 1 में पहला मेंबर हाइड्रोजन है और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड पे हीलियम। अब दूसरा जो पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेकेंड पीरियड अगर आप देखें तो लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन पे एंड होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड्स का नाम दे देते हैं। ऐसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और फिर बेरिलियम का, तो बेरिलियम का इंक्रीज हो गया, बोरॉन का और इंक्रीज हो गया, कार्बन का मैक्सिमम हो गया। रीजन क्या है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स की स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। लिथियम का, बेरिलियम का, अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होता है बाइंडिंग के लिए, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन तक मैक्सिमम हो। अगर आप इससे नेक्स्ट पीरियड देखें, थर्ड पीरियड, उसमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सेम कंडीशन यहाँ पे है। सो ग्रुप नंबर ये 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ग्रुप लेफ्ट से राइट को, क्योंकि पीरियड में जब हम चलते हैं तो हर स्टेप पे ग्रुप चेंज होता है। अब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4। तो अगर आप देखें कि कार्बन कहाँ पे, टॉप पे, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का 4 इलेक्ट्रॉन टॉप पे आ रहा है। तो जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कार्बन का ज्यादा है
फिर उसके बाद सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का इधर यहाँ पे ज़्यादा पीरियड, यहाँ से यहाँ तक चलता है। सोडियम से शुरू होकर यहाँ तक, ये वाला लिथियम से शुरू होकर नियोन तक। तो ग्रुप नंबर 4 पे लेफ्ट से राइट को मूव करते हुए ग्रुप नंबर 4 तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पीक तक चले जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इन दोनों का कम है, लिथियम का, सोडियम का, फिर इस तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिथियम का से ज्यादा बेरिलियम का, उससे ज्यादा बोरोन का, उससे ज्यादा कार्बन का। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का अचानक चेंज आ गई, कार्बन का कितना ज्यादा, नाइट्रोजन का कितना ज्यादा कम, फिर ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन का कम, और नियॉन का और कम, तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज इन अ पीरियड melting or boiling point increases. Then after 4th A, so group number 1, 1A, 2A, 3A, 4A, then 5th A, 6A, 7A और 8th ग्रुप के नंबर है। तो यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। फिर नाइट्रोजन के बाद ये डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। अगर आप इन पे गौर करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये गैसेस हैं। नियॉन गैस है। अब ये कैसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है, ये 3 डायटोमिक है और 8वें का नियॉन मोनोटोमिक, डायटोमिक, और नियॉन की बात करें तो मोनोटोमिक। इस वजह से क्या होता है कि कार्बन या सिलिकॉन परसिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जेट मॉलिक्यूल्स, और उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, कार्बन का भी, सिलिकॉन का भी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अचानक से डिक्रीज कर जाता है और सीरीज के या पीरियड के एंड तक सबसे कम हो जाता है। नोबल गैसेस का सबसे कम। अगर तीसरे पीरियड में हम चेक करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। फिर पोटाशियम पे चौथा पीरियड शुरू हो जाता है। अब एक जगह पे और वेरिएशन आएगी, आप चेक करें, फास्फोरस का कम, सल्फर का ज़्यादा। हालांकि लेफ्ट से राइट को यहाँ पे ऐसा नहीं, कम मुसलसल डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी चेंज अचानक आ गई। सल्फर का इससे कम होता, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक था, फास्फोरस का यहाँ पे होता, सल्फर का उससे कम, फिर उससे कम, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस नीचे, सल्फर ऊपर है। इसके रीज़न क्या है, जो फास्फोरस है ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिसिटी 4 है, और सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा किसका, सल्फर का, ये कम, तो सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। मैंने सेम ट्रेंड यहाँ पे वेरिएशन जो आई है उसकी रीजन ये है, P4 S8, उसके बाद फिर वही सीक्वेंस है क्लोरीन का, फिर आर्गन का सबसे कम। तो ये ट्रेंड था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अलोंग द पीरियड्स। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अपेरेंट चार्ज जितना भी किसी एटम के ऊपर, आयन के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर आता हो उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं, और इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन अगर कंपाउंड आयनिक हाइड्राइड है तो फिर ये -1 हो जाता है, सोडियम का +1 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन अगर पर ऑक्साइड्स होंगे Na2O2 तो -1 इसका हो जाएगा, 2 का -2 हो गया, +1 Na का 2 का +2 हो गया। और अगर सुपर ऑक्साइड्स है KO2 जैसे तो +1 इसका, ऑक्सीजन का -1/2 होगा, तो ओवरऑल -1 हो जाएगा। पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, वरना नॉर्मली -2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहता है।
और अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं जैसे NaCl, Cl का -1 Na का +1, आपने चेक करना है कि जो मेटल होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली आता है, नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे SnCl4, तो यहां पे क्या होगा, क्लोरीन का -1, 4 का -4, टिन का +4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टिन की लो है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में, क्लोरीन की हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, सो इसका नेगेटिव में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह अगर फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है आपके पास, जैसे मैग्नीशियम अकेला लिख दिया 0, सोडियम अकेला लिखेंगे तो 0, आयरन लिख दिया 0, नाइट्रोजन 0, O2 0, फ्री स्टेट में जो चीज भी लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम क्या होता है कि आप किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस सबको ऐड करें तो ओवरऑल वो 0 ही आएगा। जैसे NaOH, यहाँ पे चेक करें, सोडियम सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। प्लस और माइनस के टोटल करना है, प्लस के 2 हैं, माइनस के भी 2 हैं, तो अलजेब्रिक सम कितना हो गया, 0। इसका फायदा ये भी होता है कि जिस एलिमेंट का आपको पता ना चले उसका आप इजीली निकाल भी सकते हैं अलजेब्रिक सम से। मसलन हाइड्रोजन का पता है +1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया +2 हो गया। ऑक्सीजन का 1 का -2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो गया। हमें प्लस और माइनस इक्वल करना है, प्लस के 2 हैं, माइनस के 8 हैं, तो +6 लगा दें, 0 हो जाएगा, तो सल्फर का +6 है। किसी भी एलिमेंट का इस तरह निकाला जा सकता है। अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या आप ये बताएं, ग्रुप्स में ऑक्सीडेशन नंबर सेम क्यों रहता है और पीरियड में चेंज क्यों होता है? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो दो चीजें हम डिस्कस किया करते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप्स में सेम, चेंज नहीं होता, और पीरियड में चेंजेस। मसलन मैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो इन सब का +1 है, लिथियम का, सोडियम का, सबका। और अगर मैं पीरियड लिखूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इसका +1 है, इसका +2 है, इसका +3 है, ऐसे आगे को चेंज होता जाएगा। देन कार्बन, सिलिक और नेक्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आ जाएंगे। अब ग्रुप में क्या रह रहा है, सेम, पीरियड में चेंज, लेफ्ट से राइट को चेंज, टॉप से बॉटम को सेम, ऐसा क्या। अब देखें, ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक है, ये रिलेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप में देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है और पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर वो इक्वल होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, जितना ग्रुप का नंबर उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड नंबर ये इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ शेल्स के, जितना किसी एलिमेंट का पीरियड होगा उतने उसके अंदर शेल्स की तादाद है टोटल, और जो ग्रुप होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक नंबर ऑफ शेल्स के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम रहता है, इसलिए ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो तो चेंज होता है,
क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ शेल तो जो है वो सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद पीरियड में चेंज होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर पीरियड में तो चेंज हो जाता है, ग्रुप में चेंज नहीं होता। आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ए का +1 होगा, सेकंड ए का +2 होगा, थर्ड ए का +3 होगा। इट मीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होता है बाद दफा ग्रुप नंबर के, जो ग्रुप का नंबर वही ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। अब जरा बात देखते हैं यहाँ पे, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, इसमें इनका ग्रुप नंबर अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें तो 5, वैकेंसीज देखें तो 3। दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, 5 भी और 3 भी। जैसे फास्फोरस इसी ग्रुप का मेंबर है तो PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। पीस इसमें फास्फोरस का +3 किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ वैकेंसीज के। इसमें +5, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रुप नंबर पे। ऐसे ही इसका कितना होगा? 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब जैसे H2S, तो हाइड्रोजन का एक का +1, 2 का +2 हो गया, सल्फर का -2, छठे ग्रुप का मेंबर है सल्फर। ये अगर देखें आप H2SO4 में तो -2 एक का, 4 का हो गया -8, हाइड्रोजन का एक का +1, 2 का +2 हो गया, सल्फर का +6 है। तो +6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2 और 6 दोनों हो सकते हैं, ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो 7th एक एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, इनके ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली -1 होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड कर रहा है। एट्थ ए को देखते हैं। एट्थ ए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एट्थ ए में कौन सा एलिमेंट्स है? नोबल गैसेज हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के इक्वल क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने बताना। दो चीजें मैंने बताई हैं, ग्रुप नंबर। अच्छा, एट्थ ए को हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स। वजह क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह बाकी मेंबर्स ये मोनो एटॉमिक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वैकेंसी कोई नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है नोबल गैसेस में? नंबर ऑफ वैकेंसीज 0। तो जब जगह कोई नहीं इलेक्ट्रॉन के आने की, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वो भी क्या होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी 0। इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते। क्यों लूज नहीं करते? वैलेंस शेल इज कंप्लीट। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही हुआ करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स है, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जैसे कॉपर,
जिंक, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। इसका ग्रुप नंबर 1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका ग्रुप नंबर 5 है सो 5 होगा, इसका 6 है ग्रुप नंबर 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, मैंगनीज का 7 है ग्रुप नंबर सो 7 होगा। इट मीन्स के ट्रांजिशन मेटल्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर उनके ग्रुप नंबर के इक्वल भी होगा। लेकिन ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। डी ऑर्बिटल्स जिस भी एलिमेंट में इन्वॉल्व हो जाए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, डी ऑर्बिटल्स। तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और डी ऑर्बिटल आए तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्स का चेंज हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर एक तो ग्रुप नंबर के इक्वल होगा और दूसरा जो उसमें क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं डी ऑर्बिटल में इसलिए चेंज भी हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले ये देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करती हो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के या आप कह सकते हैं इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर देखें इन दोनों चीज़ों में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है कि किसी चीज़ को कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए, या और कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी लिक्विड स्टेट, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड्स का हुआ करता है, ये वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर्स या गैस इसमें चेंज हो जाए। तो दो स्टेट्स की चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। अब हम टेबल में इनको दोनों लिहाज से अगर देखें ग्रुप्स में और पीरियड्स में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने इनका ट्रेंड डिस्कस करना है तो ग्रुप्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट है कि जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही, फिर सोडियम, तो लिथियम का ज्यादा हुआ सोडियम का कम हुआ, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स decreases down the group, decreases down the group from top to bottom। रीजन क्या है, एटॉमिक साइज ये इंक्रीज करता है तो फोर्सेस, जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं ये वीक हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज कर जाता है, जैसा कि यहां पे देखा जा सकता है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, देन जो सीक्वेंस बाहर लग रहा होता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम की पोजीशन यहां पे नहीं आती। इसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम का है, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का और देन मैग्नीशियम का। ये यहां की बजाय यहां गलत है, यहां ठीक। अब ऐसा क्यों हो गया, इसमें तो ट्रेंड बिल्कुल सीक्वेंस के साथ था, यहां पे थोड़ी सी चेंज आ रही है और सिर्फ किसकी वजह से, एक एलिमेंट मैग्नीशियम, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो इसकी रीजन क्या है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये मैग्नीशियम हैज लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाता है। बाकी एलिमेंट्स में सीक्वेंस वही रहता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो अगर ग्राफ बनाया जाए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का तो वो कैसा बनेगा, सेकंड ग्रुप का, सेकंड ए वालों का ग्रुप एलिमेंट्स का, तो इसका ग्राफ बनता है मसलन बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का यूँ सबसे कम हो जाता है, फिर उसके बाद कैल्शियम स्ट्रांशियम वगैरह उनका यूँ यूँ चलता है। ये अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, तो सबसे कम किसका होगा, मैग्नीशियम का, तो रेडियम से भी कम होगा। उसके रीजन जो मैंने आपको बताई है कि लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम एटम का, मैग्नीशियम मेटल का क्या है। इसी तरह ग्रुप्स को अगर हम डिस्कस करें तो ग्रुप नंबर 7 ए, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। ग्रुप 8 में भी ऐसी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, हीलियम, ये ग्रुप 8 ए के एलिमेंट्स, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन एस्ट्रेटिन सॉलिड्स। तो गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा, सॉलिड का उससे ज्यादा। तो यहां पे ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है 7th ए में और 8th ए में, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगेन इसके रीजन क्या है, 7th ए में और 8th ए में जो फोर्सेस हैं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बाकी फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती हैं। यही फोर्सेस यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनमें भी ऐसा ही है। सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है, फिर नियॉन का उससे ज्यादा है, रेडॉन का नोबल गैसेज में इनमें सबसे ज्यादा रेडॉन का, क्योंकि जब लंदन फोर्सेस बढ़ी, साइज बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी ये बढ़ी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। अब जरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड चेंज चेक कर लेते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट को। मैंने यहाँ पे कुछ पीरियड्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम को चेक कर रहे हैं तो पीरियड नंबर 1 में पहला मेंबर हाइड्रोजन है और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड पे हीलियम। अब दूसरा जो पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेकेंड पीरियड अगर आप देखें तो लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन पे एंड होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड्स का नाम दे देते हैं। ऐसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और फिर बेरिलियम का, तो बेरिलियम का इंक्रीज हो गया, बोरॉन का और इंक्रीज हो गया, कार्बन का मैक्सिमम हो गया। रीजन क्या है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स की स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। लिथियम का, बेरिलियम का, अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होता है बाइंडिंग के लिए, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन तक मैक्सिमम हो। अगर आप इससे नेक्स्ट पीरियड देखें, थर्ड पीरियड,
उसमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सेम कंडीशन यहाँ पे है। सो ग्रुप नंबर ये 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ग्रुप लेफ्ट से राइट को, क्योंकि पीरियड में जब हम चलते हैं तो हर स्टेप पे ग्रुप चेंज होता है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4। तो अगर आप देखें कि कार्बन कहाँ पे, टॉप पे, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का 4 इलेक्ट्रॉन टॉप पे आ रहा है। तो जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कार्बन का ज्यादा है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का इधर यहाँ पे ज्यादा है। पीरियड यहाँ से यहाँ तक चलता है, सोडियम से शुरू होकर यहाँ तक, ये वाला लिथियम से शुरू होकर नियोन तक। तो ग्रुप नंबर 4 पे लेफ्ट से राइट को मूव करते हुए ग्रुप नंबर 4 तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पीक तक चले जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इन दोनों का कम है, लिथियम का, सोडियम का, फिर इस तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो लिथियम का से ज्यादा बेरिलियम का, उससे ज्यादा बोरोन का, उससे ज्यादा कार्बन का। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का अचानक चेंज आ गई। कार्बन का कितना ज्यादा, नाइट्रोजन का कितना ज्यादा कम, फिर ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन का कम और नियॉन का और कम। तो डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज इन अ पीरियड melting or boiling point increases. Then after 4th A, so group number 1, 1A, 2A, 3A, 4A, then 5th A, 6A, 7A और 8th A ग्रुप के नंबर है। तो यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। फिर नाइट्रोजन के बाद ये डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। अगर आप इन पे गौर करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये गैसेस हैं। नियॉन गैस है। अब ये कैसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है, ये 3 डायटोमिक है और 8वें का नियॉन मोनोटोमिक। डायटोमिक और नियॉन की बात करें तो मोनोटोमिक। इस वजह से क्या होता है कि कार्बन या सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जेट मॉलिक्यूल्स, और उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, कार्बन का भी सिलिकॉन का भी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए। ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अचानक से डिक्रीज कर जाता है और सीरीज के या पीरियड के एंड तक सबसे कम हो जाता है। नोबल गैसेस का सबसे कम। अगर तीसरे पीरियड में हम चेक करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। फिर पोटाशियम पे चौथा पीरियड शुरू हो जाता है। अब एक जगह पे और वेरिएशन आएगी, आप चेक करें, फास्फोरस का कम, सल्फर का ज़्यादा। हालांकि लेफ्ट से राइट को यहाँ पे ऐसा नहीं कम, मुसलसल डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी चेंज अचानक आ गई। सल्फर का इससे कम होता, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक था, फास्फोरस का यहाँ पे होता, सल्फर का उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस नीचे, सल्फर ऊपर है। इसके रीज़न क्या है, जो फास्फोरस है ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिसिटी 4, और सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा किसका, सल्फर का, ये कम। तो सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। यानी सेम ट्रेंड यहाँ पे वेरिएशन जो आई है उसकी रीजन ये है, P4 S8, उसके बाद फिर वही सीक्वेंस है क्लोरीन का, फिर आर्गन का सबसे कम। तो ये ट्रेंड था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अलोंग द पीरियड्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन
the presence of loosely bound electrons in the valence shells and their ease of their motion in solid lattice, it is called as electrical conductance. देखना यह है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस शेल में किसी भी एलिमेंट के कितने हैं और फिर क्या वो मूव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे। अगर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एलिमेंट कंडक्टर नहीं होगा। अच्छा, कंडक्टर हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें से करंट गुजरे, करंट कैन पास, और करंट किस वजह से गुजरता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड अब इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टेबल में वेरिएशन जो आती है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में, वो हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स, ये दो चीजें होती हैं, इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज। ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1A लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेकंड ए एलिमेंट्स जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दो ग्रुप्स में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो फिर ज्यादा जगह में जब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थोड़े आएंगे तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, 4 है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये एलिमेंट्स है। कार्बन के हवाले से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं उसे। लेकिन ये देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यहां पे डिक्रीज कर रही थी, इधर इंक्रीज कर रही है। रीजन क्या है? ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और जबकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टिन और लेड की तकरीबन रुबिडियम और सीजियम के ऑलमोस्ट इक्वल आती है, कंपेरेबल है इन दो की, इन दो का कंपेरेबल। ग्रुप फर्स्ट भी, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बाकी तमाम एलिमेंट से बहुत ज्यादा है। इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं ये। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स
इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी changes so sudden or suddenly that no trend can be given to them. Can be given. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप कोई जनरल ट्रेंड बता ही नहीं सकते, हर एलिमेंट की अपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 6 और 7 की, 6 है 7 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये आप देखें नॉन मेटल्स हैं, ये भी नॉन मेटल्स हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। एक तो ये ओवरऑल अगर हम इनको देखते हैं कि वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इतनी लो है कि आप इनको नॉन कंडक्टर्स का नाम भी देते हैं। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं ग्रुप 6A और 7A के जो एलिमेंट्स हैं, आप इनको नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं या इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। इंसुलेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे ग्रुप में कार्बन की। चौथे ग्रुप में कार्बन, ये दो फॉर्म होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, या तो ये डायमंड की फॉर्म में होगा या फिर ग्रेफाइट। अब डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट फेयरली गुड कंडक्टर, फेयरली गुड कंडक्टर। ऐसा क्यों है? एक एलिमेंट अगर डायमंड की फॉर्म में है तो फिर नॉन कंडक्टर, और ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो फेयरली गुड कंडक्टर, जबकि एलिमेंट तो सेम है। यहां पे हम देखेंगे कि डायमंड के केस में कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, all bonds are strong। सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। इस वजह से डायमंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ग्रेफाइट की बात करते हैं, कार्बन यहां पे भी तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। Three bonds are strong, one bond is weak with free electrons। So free electrons available है। और स्ट्रक्चर कैसा? लेयर्ड स्ट्रक्चर्स।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस लेयर्स के दरमियान में मूव कर सकते हैं, इसलिए अच्छा कंडक्टर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, लेयर में नहीं है, 3 डायमेंशनल कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा नहीं है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इस वजह से कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो अच्छा कंडक्टर होगा, और वही कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर आप कह सकते हैं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बाद अब हम देखते हैं अगले आखिरी प्रॉपर्टी है ये जो हम डिस्कस कर रहे थे उनमें से, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं और हमने इनको वाटर में मिक्स किया, H3O पॉजिटिव आयंस बने, तो इस दौरान -1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिलेगी। ये आयन जरूरी नहीं पॉजिटिव हों, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एनर्जी की वो अमाउंट जब हम किसी भी किस्म के आयंस का 1 मोल लें और फिर इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं, इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देंगे। हाइड्रेशन स्टैंड फॉर वाटर। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? इस पे 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 साइज और नंबर 2 चार्ज। एक कंबाइन करके देखा जाए तो हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? चार्ज और साइज के रेशो को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। साइज कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। तो अलग अलग करके भी आप देखेंगे, हम इसको इकट्ठा एक फैक्टर चार्ज डेंसिटी इसके लिहाज से भी देखेंगे। जिस एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी उसकी ज्यादा होगी। यानी एक फैक्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है हाइड्रेशन एनर्जी के। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स। इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स कि चार्ज तो सेम हो गया। अभी मैंने फैक्टर्स आपको बताए, 2 थे, साइज और चार्ज। चार्ज इसमें सेम है, सो दूसरा फैक्टर आ गया साइज का। अब लिथियम का साइज 60 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर और 133 पिकोमीटर। अब हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्स चलती है। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी -499 किलोजूल पर मोल, सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी -390 किलोजूल पर मोल, और पोटाशियम की -305 किलोजूल पर मोल। आप इस पर गौर करें। साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और साइज बढ़ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू कम हो गई।
इसकी 95 है, कम हो गई पहले के लिहाज से। और चार्ज ये तो सेम रहा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं और फिर हाइड्रेशन एनर्जी चेक करें तो वो भी देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज या 3 मरतबा प्लस डाल सकते हैं। 95 पिकोमीटर जो रेडियस है वो Na पॉजिटिव आयन का, इसका 65 पिकोमीटर और इसका 52 पिकोमीटर। अब यहाँ पर दो फैक्टर आएंगे, चार्ज भी और साइज भी। अब पहले हम देखते हैं साइज के लिहाज से पहले फैक्टर को। साइज इसका सबसे बड़ा, तो साइज क्या बड़ा होगा तो हाइड्रेशन की वैल्यू कम होगी। इसका उससे छोटा साइज, इसका उससे छोटा साइज। सो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम की और उससे कम सोडियम की। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ज के लिहाज से। चार्ज और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। 3 चार्ज एल्यूमिनियम पे, सो हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू इससे कम हो गई। सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रेशन एनर्जी इन तीनों में सबसे कम हो गई। तो इस लिहाज से हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज और साइज दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। तो जिसका फैक्टर मैंने कहा था कि किसी कोई भी एलिमेंट है अगर चार्ज चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इन दोनों एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट जो है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं उनके चार्ज और एरिया या साइज, इस पर डिपेंड करते हुए ये रेशो निकाल लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है।